चीन पूरी दुनिया के लिए मुसीबतें खड़ी करता है, ये बात जग जाहिर है। लेकिन अब चीन का एक शहर, खुद चीन का एक हिस्सा चीन के लिए ही मुसीबत बनता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं हांगकांग की। हांगकांग चीन का हिस्सा है, लेकिन अब हांगकांग चीन के गले की हड्डी बन रहा है। न चीन के उगलते बनता है, न चीन के निगलते बनता है। स्थिति ये हो गई है कि पश्चिमी देश, तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा पश्चिमी देश हांगकांग को लेकर के चाइना के खिलाफ हो गए हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने चीन के साथ प्रत्यर्पण संधियों को रद्द कर दिया है। ब्रिटेन, चीन की जो बड़ी कंपनी है हुआई 5G नेटवर्क को लेकर के जो ब्रिटेन में काम कर रही थी, ब्रिटेन ने इस कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ब्रिटेन ये कह रहा है कि चीन के साथ जो माल आयात होता है उसको लेकर के भी वो जल्द ही कड़े पाबंदियां लगाने जा रहा है। यानी चाइना के रिलेशन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं, और ये सब कुछ हांगकांग को लेकर के हो रहा है। हांगकांग आज़ादी की मांग कर रहा है, हांगकांग फ्रीडम की बात कर रहा है, हांगकांग चाहता है कि वहाँ लोकतांत्रिक तरीका, लोकतांत्रिक सरकार वहाँ कायम रहे। लेकिन चीन ऐसा नहीं होने देना चाहता। चीन ने वहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इम्पोज कर दिया है, वहाँ लागू कर दिया, और उसके बाद वहाँ पर जो आज़ादी की बात उठती है, जो लोकतंत्र की बात उठती है, उसको वो लगातार दबाता है। अब सवाल तो उठता है कि आखिर हांगकांग चीन का हिस्सा है, इसके बावजूद हांगकांग और चीन के बीच की अदावत क्या है, इनके बीच की झड़प क्या है। मैं आपको बेहद सरल, सहज और आसान तरीके से समझाऊंगा कि आखिर हांगकांग और चीन के बीच का रिलेशन क्या है। हांगकांग का जो नेशनल फ्लैग है वो चीन के नेशनल फ्लैग से बिल्कुल अलहदा है। हांगकांग का जो पासपोर्ट है वो चीन के पासपोर्ट से बिल्कुल अलहदा है। जो संविधान चीन में लागू होता है वो संविधान हांगकांग में लागू नहीं होता, यानी हांगकांग का अपना अलग संविधान है। चाइना के अंदर तानाशाही है, वहाँ कम्युनिस्ट सरकार है, लेकिन हांगकांग के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहाँ पर प्रेस और पब्लिक को आज़ादी है। लेकिन चाइना में ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना में आप सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, और जिस किसी ने बोलने की कोशिश की वहाँ पर उसकी आवाज़ को ही दबा दिया जाता है। चाइना में लोगों को मारना, लोगों को ख़त्म करना बिल्कुल इतना ही आसान है कि जैसे मॉस्किटो कॉइल से मच्छरों को मार दिया जाता है और पता भी नहीं लगता। ये स्थिति है चाइना की। तो ये फ़र्क है चाइना और हांगकांग में। बावजूद इसके हांगकांग चाइना का ही हिस्सा है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह समझने और जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को खंगालना होगा, हमें इतिहास में झांकना होगा, क्योंकि जिन सवालों के जवाब हमें प्रेजेंट में नहीं मिलते उसके लिए हमें थोड़ा सा अतीत को खंगालना पड़ता है। तो ये बात है 18वीं शताब्दी की। 18वीं शताब्दी में हांगकांग चीन का हिस्सा था, पूरा उस पर शासन था, और चीन में क्विंग राजवंशों का शासन था। उस वक्त इंडिया पर ब्रिटानिया सरकार का शासन था। अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदुस्तान को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। लेकिन हमारा जो पड़ोसी मुल्क है चीन, वहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी। अंग्रेजी सरकार ने देखा कि चाइना के कुछ प्रोडक्ट हैं वो बड़े पॉपुलर हैं, जैसे चाइना की चाय, चाइना का रेशम, वहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन, वो बड़े पॉपुलर थे। तो अंग्रेज़ी हुकूमत और चीन के बीच एक डील हुआ। ये डील ये था कि आप यानी चीन अपने प्रोडक्ट ब्रिटेन को भेजे और ब्रिटेन के प्रोडक्ट चीन में आए, तो इस तरीके से दोनों के बीच में एक व्यापार हो। लेकिन चाइना ने इस पर आपत्ति ये जताई कि वो जो भी प्रोडक्ट ब्रिटेन को बेचेगा उसके बदले में वो ब्रिटेन से सिल्वर लेगा। ये डील दोनों के बीच में तय हुआ, और इस तरीके से दोनों देश एक दूसरे के देशों में अपने अपने प्रोडक्ट को भेजने लगे। लेकिन जो चाइना के प्रोडक्ट थे वो ब्रिटेन के अंदर बहुत जल्दी पॉपुलर हो गए। चाइनीज़ बर्तन, चाइना का रेशम, चाइना की चाय, ये सब ब्रिटेन के अंदर कम समय में लोगों की में एक मजबूत पकड़ बना ली। तो हुआ ये कि लोग ज़्यादा खरीदने लग गए ब्रिटेन के, चाइना के प्रोडक्ट, और बदले में सिल्वर चाइना के अंदर ब्रिटेन का काफ़ी आने लगा। जबकि जो प्रोडक्ट ब्रिटेन के थे चाइनीज़ उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। इसी को हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, यानी ब्रिटेन का सामान चाइना में बहुत कम पहुंच पा रहा था और चाइना का सामान ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा जा रहा था, तो दोनों के बीच में ट्रेड डेफिसिट हो गया।
इसको लेकर के ब्रिटानिया सरकार, अंग्रेज़ी हुकूमत काफ़ी परेशानी में पड़ गई कि उनका जो सिल्वर जो कंटेंट था उनके पास, जो काफ़ी मात्रा में था सिल्वर, वो धीरे धीरे चाइना के पास जाने लगा। उन्होंने सोचा कि इसका कोई तरकीब निकाली जाए, इसका कोई रास्ता निकाला जाए। उन्होंने इसके लिए एक काम किया। हिंदुस्तान में उस समय अफ़ीम काफ़ी पैदा होती थी। उन्होंने अफ़ीम की पैदावार को, अफ़ीम को चाइना में बेचना शुरू कर दिया और चाइना के लोगों को धीरे धीरे अफ़ीम की आदत पड़ गई। चाइनीज़ नशेड़ी हो गए, चाइनीज़ अफ़ीमची हो गए। अब इसे खरीदने के लिए अंग्रेज़ी हुकूमत ने अफ़ीम के बदले चाइना के लोगों से सिल्वर लेना शुरू कर दिया। यानी अब यहाँ से दोहरी रणनीति अपनाई ब्रिटानिया सरकार ने कि वो लोगों को एक तो अफ़ीम बेच रही थी, उसके बदले में सिल्वर ले रही थी। दूसरा, इस अफ़ीम के बदले ही वो चाइनीज़ प्रोडक्ट भी खरीद रही थी, यानी चाइना की चाय, रेशम और जो मिट्टी के बर्तन थे, अब उसको वो कोई सिल्वर नहीं देना पड़ रहा था। लेकिन जो क्विंग राजवंश, उनको ये लगा कि साहब हमारे मुल्क के सारे लोग तो नशेड़ी हुए जा रहे हैं और हमारे पास जो सिल्वर आया था, जो सिल्वर हमारे पास जमा हुआ था ब्रिटेन का, वो सारा अब धीरे धीरे ब्रिटेन के हाथों में जा रहा है। तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने चाइना के अंदर इस अफ़ीम को गैर कानूनी करार दे दिया, यानी इस पर बैन लगा दिया। ब्रिटानिया सरकार ने चाइनीज़ से कहा, चाइनीज़ जो राजवंश शासन था उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसको लीगल कर दीजिए, लेकिन ब्रिटेन की इस मांग को चाइनीज़ राजवंश शासकों ने इनकार कर दिया। और हुआ ये कि जो भी वहाँ पर अफ़ीम थी चाइना के अंदर, उसको ख़त्म कर दिया गया। गोदाम की गोदाम जला दिए गए, समंदर के अंदर फेंक दिए गए। ब्रिटेन इस बात से काफ़ी नाराज़ हुआ, खफा हुआ इस बात को लेकर के, और दोनों के बीच में तनातनी काफ़ी बढ़ गई और इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ। इसी को हम ब्रिटेन और चीन के बीच पहला अफ़ीम युद्ध यानी फर्स्ट ओपियम वॉर भी कहते हैं, और ये साल 1839 से लेकर के 1842 तक हुआ, यानी 3 साल तक ये युद्ध चला और इसको पहला अफ़ीम युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में चीन को बहुत बड़ी हार हुई, चीन हार गया और ब्रिटेन ने जो दक्षिणी हिस्सा था हांगकांग, उस पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के बाद चीन लगातार अफ़ीम की खेप अब हांगकांग के रास्ते चीन में भेजना शुरू कर दिया उसने। ब्रिटेन लगातार हांगकांग के रास्ते अफ़ीम चीन में भेज रहा था। चीन को इस बात से खासा नाराज़गी थी, उसकी अदावत चलती रही ब्रिटेन सरकार के साथ और ये लड़ाई फिर दोबारा हुई। 1856 में ब्रिटानिया सरकार और चीन के बीच में फिर से दोबारा युद्ध हुआ और इस युद्ध की वजह भी यही थी कि साहब आप हमारा हांगकांग वापस कर दीजिए और ये जो बार बार आप अफ़ीम हमारे मुल्क में भेज रहे हो, इसको बंद कर दीजिए। इसी बात को लेकर के दोबारा युद्ध हुआ और ये युद्ध 1856 से लेकर के 1860 तक चला, यानी 4 साल तक चला और इस युद्ध में भी चीन को दोबारा हार का सामना करना पड़ा। इस बार ब्रिटेन ने जो हांगकांग के आसपास का जो इलाका था वो भी कब्जा लिया। ब्रिटेन और चीन के बीच और ज़्यादा ठन गई। चीन लगातार हांगकांग को लेकर के, अफ़ीम को लेकर के ब्रिटेन सरकार से लड़ता रहा, गुजारिश करता रहा कि आप ये सब बंद कीजिए, हमें हमारा हिस्सा हांगकांग दे दीजिए। और ये कश्मकश काफ़ी सालों तक चलती रही, तकरीबन 30 से 35 सालों तक चली। 1898 में जाकर के आखिरकार ब्रिटेन ने चीन के साथ एक समझौता किया। समझौता ये था कि साहब जो हांगकांग हमने कब्जा कर लिया है, आप इसका कुछ किराया ले लो। जैसे किसी मकान को हम किराए पर लेते हैं तो हम उसका किराया दे देते हैं और उसमें रह लेते हैं। तो हांगकांग को लेकर के ब्रिटेन ने एक डील की चीन के साथ और इसको 100 सालों के लिए लीज पर ले लिया। अब हांगकांग पर कब्जा पूर्ण तरीके से ब्रिटानिया सरकार का था। इधर बीच धीरे धीरे हांगकांग के अंदर तरक्की इस तरीके से हुई क्योंकि हांगकांग समंदर के किनारे का एक इलाका था और वहाँ पर कई सारे देश के जो समुद्री जहाज़ थे वो आते थे जाते थे, तो वहाँ से लोगों को जो अपना कारोबार करने में बड़ी आसानी हुई। इधर बीच 1949 में चाइना जो राजवंश शासन था वो वहाँ से ख़त्म हुआ, चाइना अस्तित्व में आया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई और माओ त्से तुंग ने वहाँ की सरकार, पहली सरकार के रूप में वो वहाँ के लीडर बने। और हम सब जानते हैं कि माओ त्से तुंग की नीतियाँ क्या थी। वो एक कम्युनिस्ट शासक था, तानाशाही शासक था। तो 1949 के बाद
हांगकांग के रिलेशन बाकी देशों से और ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। और चूंकि हांगकांग के ऊपर कम्युनिस्ट शासन नहीं था, हांगकांग के ऊपर चूंकि ब्रिटेन का कब्जा था, इसलिए वहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से काम होता था। 2 अधिकार ऐसे थे जो चाइना के पास थे, बाकी सब कुछ हांगकांग के हिस्से में था। यानी विदेश और रक्षा मामलों को लेकर के चाइना कोई फैसला ले सकता था हांगकांग को लेकर के, बाकी सारे मामले हांगकांग अपने आप देखता था। यानी उसका अपना एक छोटा सा संविधान था, वो सरकारी पूरी नीतियां वो कैसे बनाएगा ये उसका अपना फैसला था। वहाँ का एजुकेशन कैसा होगा, वहाँ की वित्तीय प्रणाली क्या होगी, वहाँ की कानून व्यवस्था क्या होगी, ये सब कुछ हांगकांग अपने हिसाब से डिज़ाइन करता था। 1949 के बाद धीरे धीरे हांगकांग ने अपने आप को एक विकसित शहर के हिसाब से तैयार किया, खड़ा किया, और उसमें वहाँ धीरे धीरे कई सारी कंपनियाँ आकर के बसने लगी, जिसकी वजह से हांगकांग का काफ़ी विकास हुआ। हांगकांग में धीरे धीरे गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो गई, वहाँ पर कई सारी विदेशी कंपनियाँ आ गईं, तकनीक के लिहाज से भी हांगकांग काफ़ी आगे निकल गया। और चूंकि ये एक समुद्री इलाके के पास बसा हुआ एक शहर है, बड़ा ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत ही खूबसूरत शहर है, वहाँ पर हज़ारों लाखों सैलानी हर साल जाते हैं। तो हांगकांग ने अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से 50 से 60 सालों में अपनी एक कामयाबी की इबारत लिखी। लेकिन जो करार उसका ब्रिटानिया सरकार के साथ था 100 साल का, जिसको 1997 में ख़त्म होना था, वो भी धीरे धीरे करीब आ रहा था। लेकिन हांगकांग क्या, पूरी दुनिया को पता था कि चाइना एक कम्युनिस्ट शासक देश है। वो किसी भी सूरत में, जैसे ही 1997 कंप्लीट होगा और ब्रिटेन हांगकांग को चीन के हवाले कर देगा, ये किसी भी सूरत में वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार को नहीं चलने देगा, ये ध्वस्त कर देगा, चूँकि चाइना एक तानाशाही देश है। इस बात को लेकर हांगकांग को भी लगता रहा कि जैसे ही चाइना 1997 में हमें ऑक्यूपाई कर लेगा, उसके बाद होगा क्या, जो कंपनियाँ, विदेशी कंपनियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, वो धीरे धीरे यहाँ से भाग जाएंगी। तो जो विकास हांगकांग ने किया है वो सब धराशायी हो जाएगा। इस बात की फिक्र हांगकांग को सताने लगी, इसलिए ब्रिटेन से उसने लगातार गुजारिश की कि आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, आप हमारे हक में कोई कदम उठाइए, ताकि जब आप 1997 में हमें चाइना के हैंडओवर करें तो हमारे पास हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहे। इसी बात को लेकर के ब्रिटेन और चाइना के बीच में 1984 में एक समझौता हुआ, एक जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ। यह जॉइंट डिक्लेरेशन ये था कि जब 1997 में ब्रिटेन हांगकांग को चाइना के हैंडओवर करेगा, उसके बाद भी चीन के अंदर 1 नेशन 2 सिस्टम की थ्योरी चलती रहेगी। 1 नेशन 2 सिस्टम का मतलब यह है कि नेशन तो एक ही है, चीन, सुप्रीम कमांडर, वहाँ का राष्ट्रपति, बावजूद इसके जो व्यवस्थाएं हैं चीन की अलग होंगी और हांगकांग की अलग होंगी। तो 1 नेशन 2 सिस्टम का जो फॉर्मूला है वो लागू रहेगा। ब्रिटेन हांगकांग को 1997 में चाइना के हैंडओवर कर देगा, लेकिन 1997 के बाद अगले 50 साल तक, यानी कि 2047 तक वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहेगी। यानी जो 1 नेशन 2 सिस्टम की थ्योरी है ये कायम रहेगी। चीन वहाँ के जो संविधान है, हांगकांग का जो छोटा सा संविधान है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो उसी संविधान के तहत हांगकांग आगे भी 50 साल तक चलता रहेगा। इस बात की अंडरस्टैंडिंग दोनों मुल्कों के बीच बनी, ब्रिटेन और चीन के बीच में। ये एक जॉइंट डिक्लेरेशन 1984 में साइन हुआ। और फिर 1997 में जैसे ही 100 साल पूरे हुए, हांगकांग लीज पर था ब्रिटेन के पास, ब्रिटेन ने वो हिस्सा, हांगकांग, वो शहर चीन को हैंडओवर कर दिया। अब चीन के हिस्से में पूरी तरीके से हांगकांग आ चुका था। हांगकांग चीन का हिस्सा है, इसे एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन कहा जाता है, विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कहा जाता है। अब हांगकांग पूरी तरीके से चाइना के कब्जे में था। 1997 के बाद फिर वैसा ही हुआ जैसा पूरी दुनिया को शक था। चाइना ने सोचा कि 2047 में जब ये हमारे कब्जे में पूर्ण रूप से आएगा, तब यहाँ के लोग क्या आज़ादी की बात को नहीं उठाएंगे? क्या लोकतांत्रिक जो सरकार, जो तरीका है यहाँ का, क्या उसको वो इतनी आसानी से हैंडओवर कर देंगे? और हमारे जो कम्युनिस्ट शासन है, जो हमारी तानाशाही सरकार है, क्या वो इसको इतनी आसानी से अपना लेंगे?
चाइना जानता था कि इतनी आसानी से ये सब होने वाला नहीं है। तो चाइना ने एक स्ट्रेटजी अपनाई कि क्यों ना 2047 से पहले अपनी दमनकारी नीति से हांगकांग को धूंचा जाए, कूचा जाए, कूटा जाए और उनके अंदर पहले से ही चाइना का जो तानाशाही शासन है वो कूट कूट के भर दिया जाए, ताकि 2047 आए तो हांगकांग पहले से मन से, तन से, अपनी आत्मा से चाइना की पूरी नीतियों को अपना चुका हो। और इस बात का डर हांगकांग को भी था और दुनिया को भी था। सबको पता था कि चाइना अपना दोगला रूप जरूर दिखाएगा और यही हुआ। साल 2012 में चाइना ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी वहां पर लागू की, यानी चाइना अब हांगकांग की संस्कृति, वहां के इतिहास से छेड़छाड़ करना चाहता था। हांगकांग के निवासियों ने इसका पूर्ण विरोध किया। वो नहीं चाहता था कि चाइना हांगकांग का ब्रेन वॉश कर दे वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी के ज़रिए। इसलिए इस विरोध के आगे चीनी सरकार झुक भी गई। लेकिन हांगकांग ये चाहता था कि वहाँ का जो इलेक्शन है, असल में हांगकांग के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन होता है। वहाँ का जो मुखिया है उसको चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव कहा जाता है और ये लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता है। तो हांगकांग ये चाहता था कि वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था से इलेक्शन हो और चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव का वो चुनाव करे। चाइना ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन चाइना ने यहाँ पर एक पेच फंसा दिया। चाइना ने कहा कि साल 2017 में हम ये इलेक्शन करेंगे, लेकिन चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव के पद पर जो उम्मीदवार आएंगे वो उम्मीदवार बीजिंग चुन के भेजेगा। यानी हांगकांग के लोग क्या करेंगे, सिर्फ वोटिंग करेंगे और चुनेंगे अपने लोगों को चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव पद के लिए, लेकिन जो उम्मीदवार 8, 7, 10 जो भी खड़े होंगे इलेक्शन में, उनको बीजिंग चुन के भेजेगा। यानी वो उम्मीदवार तो कायदे से बीजिंग के अंडर का ही हुआ, चाइना के अंडर का ही हुआ। जब वो यहाँ का चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव बनेगा तो वो हांगकांग की सुनेगा या बीजिंग की? जाहिर सी बात है वो बीजिंग के इशारे पर काम करेगा। इसलिए इस बात का विरोध किया हांगकांग के लोगों ने और इस बात का विरोध बहुत पुरजोर तरीके से हुआ और ये साल 2014 से ही होना शुरू हो गया। तो होता ये था कि लोग सड़कों पर उतर आते थे, सड़कों पर आकर के वो इस बात का विरोध करते थे। चाइनीज़ सरकार वहाँ सुरक्षा बलों को भेज देती थी और चाइनीज़ सरकार करती क्या थी कि एक विशेष तरीके का स्प्रे आंदोलनकारियों पर डालती थी। वो स्प्रे जैसे ही लोगों की आंखों पर, लोगों के चेहरों पर पड़ता था तो उससे एक अजीब तरीके का इरिटेशन होता था, उनको प्रॉब्लम होती थी उस केमिकल से। तो लोग क्या करते थे कि आंदोलन में आने से पहले एक छाता लेकर के आते थे, ताकि जैसे ही स्प्रे उन पर डाला जाए तो वो उस छाते से अपनी रक्षा कर सकें। इसी को छाता आंदोलन कहते हैं, अम्ब्रेला मूवमेंट कहा जाता है हांगकांग का। तो ये 2014 से लगातार जारी था। अब चाइना को समझ में नहीं आ रहा था कि हांगकांग के लोग किसी भी तरीके से काबू में नहीं आ रहे, तो उन्होंने सोचा, चूंकि चाइना के पास 2 हथियार अभी भी मौजूद थे, विदेश मामले और रक्षा मामले, ये दोनों मामले चाइना के हाथ में थे, बाकी सारी व्यवस्था हांगकांग अपने तरीके से चला रहा था। तो चाइना ने रक्षा मामले को लेकर के एक नया हथियार डिजाइन किया। ये चाइना की चमगादड़ खोपड़ी जो चालाक चीन है, उसने फिर से एक साजिश रची। उसने एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून थोप दिया हांगकांग के ऊपर और इस कानून को 1 जुलाई इसी साल 2020 में ही थोपा। अब यह कानून क्या है इसे भी समझ लीजिए। चीन की सरकार के खिलाफ, चीन के राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ, चीन के राष्ट्रगान के खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो उसको राजद्रोह, उसके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया जाएगा। अगर कोई सड़क पर उतर करके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया जाएगा। यानी जाहिर सी बात है, जो लोग आज़ादी की बात कर रहे हैं, जो लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो लोग फ्रीडम की बात कर रहे हैं, वो लोग तो जाहिर सी बात है कि इस कानून का विरोध करेंगे ही। लोगों ने किया भी। और अब यहाँ पर चाइना को एक हथियार मिल गया। जैसे ही लोग सड़क पर आएंगे वो संपत्तियों को नुकसान पहुँचाएंगे, वो जैसे ही सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे, चाइना उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में ठूंस देगा। तकरीबन 400 से ज़्यादा लोगों को चाइना अब तक जेल में बंद कर चुका है, गिरफ्तार कर चुका है, जब से ये कानून लागू हुआ है। और ये कानून लागू हुआ है 1 जुलाई 2020 से, यानी तब से लेकर अब तक वो 400 से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल चुका है। इस कानून के लागू होते ही पूरी दुनिया में ये आवाज़ उठी कि चाइना अब हांगकांग की आज़ादी की बात को, वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने तानाशाही रवैये से कुचलना चाहता है। और इस बात को लेकर के दुनिया के कई मुल्क, ख़ासतौर से जो पश्चिमी मुल्क हैं, वो एकजुट होना शुरू हो गए। यही वजह है कि कनाडा,
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सारे देश चाइना के अगेंस्ट हो गए हैं और वो चाहते हैं कि चाइना अपना वायदा निभाए 2047 तक। वो जो स्टेटस था जो जॉइंट डिक्लेरेशन में ब्रिटेन और चीन के बीच हांगकांग को लेकर तय हुआ था, वो उसे किसी भी सूरत में उसका उल्लंघन ना करे, लेकिन चीन नहीं मान रहा है। ये मामला यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उठा है और वहाँ पर उठने के बाद कई देशों ने चीन का विरोध भी किया है, लेकिन चीन ये कहता है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, आंतरिक मामला है और दुनिया के किसी भी देश को इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन चाइना जानता है कि हांगकांग इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। हांगकांग के लोग आज़ादी की बात को, लोकतांत्रिक तरीके को और वहाँ की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम जो प्रेस को है, जो पब्लिक को है, उसको यूं ही नहीं अपने हाथों से जाने देंगे। तो चाइना जानता है कि ये हांगकांग आगे आने वाले समय में ये गले की हड्डी बनता जा रहा है और दुनिया के तमाम सारे मुल्क उसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। इसीलिए चाइना टफ स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में हांगकांग चाइना के लिए बड़ी मुसीबत बनेगा और दुनिया के तमाम देश भी चीन को लेकर के इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सवाल हमने इस वीडियो के शुरू में उठाए थे आपको समझ में आ गए होंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें एक नई राह देते हैं, हमें एक नया सुझाव देते हैं। तो आपका लिखा हुआ एक एक शब्द हमारे लिए बेहद बेशकीमती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।